कि हमने कल की इन्फॉर्मेशन में कहा था कि हम यूपी पुलिस के लिए पीवाईक्यू सीरीज मैथ के लिए इम्पोर्टेंस शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके सामने लेकर के हम हाजिर हुए हैं और बेहद क्लास जानदार शानदार रहने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी पेपर आपका लगा है, अभी 4-5 दिन है, कम से कम अगर मान लो 4, 5, 7, 8 सेट कर लेंगे तब भी हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे आप जो अपना न्यू जर्नल और जर्नल की बुक है जो आप कर रखे हो, उसी को दोबारा से आप न्यू जर्नल पूरा करके चले जाओ, पूरी बुक आराम से, और एक बार समराइज करके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो सारे के सारे करके चले जाओ। मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछे जाने के चांस है, उनको कर लेना, आपका काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो स्पेशल आपकी अगर हम चर्चा करें तो इसके लिए तो ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें तो ये तो आपका ये सीरीज बिल्कुल रहने वाली है इम्पॉर्टेंट। आज हम करेंगे सेट नंबर आपका, ठीक है, आपका सेट नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, सेट नंबर आज का पहला है आपका। इसमें आपके हम 20 क्वेश्चन अरेंज किए हैं, ठीक है। और इसमें जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे पास डाउट भेज रखे थे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही क्वेश्चन से, ठीक है, देखो क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई का हो, हमें मैथ करना है। हमें अगर हर सवाल आ रहा है तो ठीक है, देखो पढ़ाई हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई एक ही होती है, ठीक है। बाकी देख रहे हो सिस्टम बिल्कुल सड़ा हुआ सिस्टम है, क्या कहें। सरकार खुद जो है, सरकार देश के प्रति या इस सरकार के प्रति सब भरोसा उठ जा रहा है। इतना सारा सिस्टम है, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, जीडी का लीक हुआ आंदोलन करने के बाद जो है सारी चीज़ें ये हुई, फिर एग्ज़ाम ये हुआ है, बोले हैं, नोटिफिकेशन आउट किए हैं, देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब चीज़ें हो रही हैं। बाकी हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु सब लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, ठीक है। हमें तैयारी भी करना है, पढ़ना भी है और साथ साथ लड़ना भी है, पढ़ना भी है और लड़ना भी है, क्योंकि ये जब चीज़ें दो अलग अलग फॉन्ट पे हो तो हमें करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये करते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते भी रहो, ठीक है। हर चीज़ से अपडेट रहो और बाकी पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है। पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। पढ़ाई अगर छोड़ दिए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, दोनों करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फिर चलते हैं, इसकी चर्चा फिर हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम सेट करने वाले हैं। सेट नंबर 1 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। कुछ इजी कुछ टफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको बता दें, जानते हो पेपर ऐसे ही बनता है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। चलो क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने हमारे पास क्वेश्चन भेज रखा था, ठीक है, स्पेशल उन सभी का क्वेश्चन जितना भेज रखे थे, कम से कम 10, 12, 13 क्वेश्चन भेज रखे थे, सब इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है। सब लोग इस लेक्चर को देख लेना जिनका भी डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोला कि 301 रुपये को मिहिर और दीप्तेश के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद मिहिर को और 9 वर्ष बाद दीप्तेश की राशि बराबर हो। यहाँ सबसे कॉमन बात क्या है कि देखो एक पैसा है, कुछ पैसा है, ठीक है, उसको 2 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया है। इस टाइप का सवाल हमने एसएससी जीडी के सवाल में कर रखा था, ठीक है। अमूमन ये सवाल भी वहीं का है, लेकिन है कि ये यूपी पुलिस में ऐसे सवाल आते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कौन है, मिहिर है, और एक कौन है, दीप्तेश है। मिहिर को X रुपये मिले और दीप्तेश को Y मिले, तो इन दोनों का रेशियो जानते ही हो, X/Y होता है। हमारे काम की यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर सालों का अंतर इम्पोर्टेंट होता है और रेट इम्पोर्टेंट होता है, बस मेन बात, ठीक है। तो साल को अंतर 2 साल है, मतलब स्क्वायर करेंगे, और रेट 4% का फ्रैक्शन आपका जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका क्या होता है, तो 4 का फ्रैक्शन होता है 1/25, चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, जोड़ देते हैं 26/25 करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 26/25। सालों का अंतर 1 है तो डायरेक्ट जोड़ के फिर इस राशि को बराबर भाग करते हैं, कितने भागों में बटेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करोगे 26 का स्क्वायर जानते हो आपको 676 होता है, 25 का स्क्वायर आप जानते हो 625 होता है। इनको जोड़ोगे 6 6 12 होगा, 7 1 800, 6 5 11, मतलब कुल मिलाकर के आपको होगा 6 5 11, ये आपको होगा 7 1 8 1, ठीक है, ये आपको होगा 6 5 11, ये हो गया आपका, ये 2 होगा आपका, ठीक है। तो 9 1 10 हो गया, 12 1 13 हो गया। तो हमारा मतलब जितनी राशि दी हुई है उतना इन दोनों का जोड़ आ रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि 26 का स्क्वायर है 26, यानी ये कितने रुपए, यानी मिहिर को मिलेंगे 26 रुपये, और ठीक है, और ये आपका दीप्तेश को मिलेंगे 625 रुपये, मतलब कि 676 मिलेंगे आपको मिहिर को और दीप्तेश को मिलेंगे 625। अभी एक बराबर, क्योंकि हमारा जोड़ ही इतना आ रहा है ना, और इतना अमाउंट दे रखा है।
अगर दोस्तों ये कुछ और दिया होता ना भाई, तब जितने एक के हिस्से में जितना आता ना, फिर जिसका हिस्सा बनता, मिहिर का बनता मिहिर वाले में गुणा कराते और दिप्तेश का बनता दिप्तेश वाले में करा देते। इस टाइप का सवाल हमने पिछला कर लिया है। तो मिहिर का पूछा 676, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, उसने इसे 20% कम में खरीदा होता। हम मान लेते हैं एक्चुअल प्राइस कितना है 100, 25% प्रॉफिट में बेचा, 25% प्रॉफिट में बेचा मतलब कितना बेचा, 125 रुपये में बेचा। अब कह रहा है अगर वो इससे 20% कम में ख़रीदा होता, मतलब ख़रीदा 100 में था, 20% कम में ख़रीदा होता मतलब कितने ख़रीदा होता, 80 का। तो उसे हम पहले परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज फॉलो करो तो 30% का लाभ हुआ होता। कितने का लाभ हुआ होता, 30% का लाभ हुआ होता। यहाँ पर क्या होता, कम में ख़रीदा होता 20%, ठीक है। इसका 10% 80 होगा, 30% होगा 24 जोड़ोगे यहाँ पर कितना होगा, 24 जोड़ोगे तो आपका सीधा हो जाएगा आपका 104। कितना हो जाएगा, 104। अब देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये डिफरेंस है, कम में बेचा होता, ये रुपयों में है, हम सब परसेंटेज लगा रहे थे अभी तक। देखो कहने का मतलब एक व्यक्ति था, हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये ना पूरी होने वाली कल्पना होती है कुल मिलाकर के। बस इस टाइप का सवाल अपने नोट्स में है, ठीक है। एक आदमी 100 रुपये की वस्तु खरीद करके लाया, क्रय करके लाया। अब उसे 25% लाभ लिया और 125 में बेच दिया। 125 क्या है आपका, ये सेलिंग प्राइस है, बात ध्यान से समझो है। अब कह रहा कि अगर उसे 20% कम में ख़रीदा होता, ऐसे बैठे बैठे गाल पे हाथ रख करके सोच रहा है, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा कि अगर 20% कम में ख़रीदा होता, 100 का खरीद के लाया, अगर 20 में कम में ख़रीदा होता तो कितने ख़रीदा होता, 80 का। अब देखो ध्यान से, अगर कम में ख़रीद के लाएगा और ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, उसको ज़्यादा सी बात है। अब 20% कम में ख़रीद के लाया और फिर उसे 30% का लाभ मारा, मतलब 80 का खरीद के लाया और 104 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है कि कितने रुपए, अगर कह रहा है कि 20% कम में लिया होता, 80% लाभ लिया होता, 12.6 रुपये का कम में बेचा होता, तब 30% का लाभ होता। तो बेचा कितने में, 125 में, 125 में ना। लेकिन ये जो 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तब 30 का लाभ होता ना। तो यानी जो ये अंतर आ रहा है, इनका अंतर जो आ रहा है 104 रुपये में, फाइनली यहाँ पर क्या कर रहा है, 104 रुपये में यहाँ बेच रहा है और यहाँ पर बेच रहा है कितना, 25% का लाभ लिया तो 125 में बेचा, 20% कम में खरीद करके और 30% का लाभ लेकर के 104 में बेचा। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, इनका अंतर निकालोगे तो जो कम बोल रहा है ना, इतना डिफरेंट आएगा। इनका अंतर निकालोगे तो सीधा यार 100 में 100 घट गया, आपका 21 आएगा। हम कह रहे हैं 21 का अंतर है, वो कह रहा है 12 रुपये 60 पैसे का है। एक्चुअल कितना होगा जानते हो आपका, 100 होगा या 100 ही होगा। तो 100 से गुणा करेंगे, मतलब कहने का क्या है आपका, ठीक है। तो 1 बराबर 100 बराबर निकालोगे, बात एक ही है। तो यहाँ 1 बराबर निकालो पहले, तो ज़्यादा बढ़िया समझ जाएगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ 1 बराबर निकालते हैं, यहाँ लिखोगे 12.60, 1 बराबर लिखोगे तो यहाँ सीधा लिखोगे 21 से भाग करोगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार चला जाएगा, दशमलव भूल गए, यहाँ दशमलव लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। काटोगे 6 बार में, 21 छक्का 126 होगा, 6 दूनी 12, 6 कहना 4 हुआ, यहाँ 60 आ जाएगा। अब इस जीरो के नाम का है, तो ये आपका कुल मिलाकर के कितने, एक के बराबर निकाले हो तुम कितना, 60/100। हमें क्या चाहिए, हमने 100 माना था, 100 लिखोगे, 100 के बराबर तो आपका 100 क्या होगा, कट जाएगा। तो उत्तर क्या हमारा हो जाएगा, 60 रुपये हमारा हो जाएगा। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। आपको सवाल समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनुक्रम है आपका, AP सीरीज है आपकी, AP सीरीज जानते ही हो, जिसमें समान अंतर हो। यहाँ क्या किया, -4 किया, -4 किया, -4 किया, फिर आगे -4 किया, यानी D का मान कितना है, 4 है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, A, यानी फर्स्ट पद आपका, प्रथम पद आपका 14 है और 14वां टर्म निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, TN बराबर A + N - 1 × D। ये हमने फार्मूला कर रखा है ना, टर्म वाला, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। TN 14 का निकालना है, N का मान, पदों की संख्या कितने दे रखा है, 14वां पद निकालना है। तो प्रथम पद यहाँ पर 14 है आपका, 14 लिखोगे, प्लस यहाँ लिखोगे 14 - 1, D का मान है आपका -4, घट रहा है ना, तो -4 होगा आपका। तो यहाँ लिखोगे 14, यहाँ घटेगा 13 आएगा, 13 चौका, यहाँ लिखोगे 13 और यहाँ पर गुणा -4 आएगा। यहाँ लिखोगे 14, 13 चौक 52, यहाँ पर आएगा 52, इसमें घटाओगे -38, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 14वां पद क्या होगा, -38 होगा, जो कि आपका D राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
कि ए बी सी एक साझेदारी में प्रवेश किया है, उनका निवेश का अनुपात कितना है, 5:3 अनुपात इतना है। ए है, बी है, सी है, 5:3 है। मैं इसको 5,000, ठीक है, 4,000 और 3,000 मान लेता हूँ। अब ये देखो ऐसे मान लिया, 100 मान सकते हो, 1,000 मान सकते हो, सारी वैल्यू 1,000 में, इसलिए मैंने 1,000 मान लिया ताकि मैं आसानी से कट जाए। अब करा कि 4 महीने के बाद बी ने, ए की बात नहीं की, बी की बात की है, 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, यानी 4 महीने के बाद, मतलब ये 4,000 रुपये 4 महीने तक लगी रही। उसके बाद फिर 1,000 और इन्वेस्ट किया तो 4,000 रुपये कितना हो गया, 5,000 हो गया। अब ये लगी रहेगी कितने महीने तक, 8 महीने तक हो गया। और 8 महीने के बाद, यानी 8 महीने तक 3,000 रुपये लगा रखा, और फिर सी ने 8 महीने बाद 2,000 और इन्वेस्ट किया तो कितना हो गया आपका, ये 5,000 हो गया। और एक महीने तक लगी रही, 4 महीने तक लगी रही, और ये 5,000 12 महीने तक लगी रही। अब देखो पहले नंबर सब में 3,030 है ना, 3,030 काट दो फटाफट जल्दी से, सब में कटेगा, प्लस वाले में भी, ठीक है। 4 से काटोगे यहाँ 3 आएगा, 4 से काटोगे कट जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ 2 आएगा, 4 से काटोगे 2 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 यहीं 15। इन्वेस्टमेंट का जब रेशियो काट के सॉल्व करके रेशियो निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट का होता है रेशियो, ध्यान रखना। ये होगा आपका 4, यहाँ होगा 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा। तो यानी हमारा कितना आया रेशियो, 15:14:11, जो कि यही अनुपात दिया है। जब उस सेम अनुपात दिया है ना, तो जो हमने मान रखा है ना अभी 3,000, जिसका बेस माना है, इसका 5,000, इसका 4,000, इसका 3,000, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, रियल इन्वेस्टमेंट। सी का पूछा है शुरुआत में कितना था, 3,000 रुपये हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का पूछा था 5,000 होता, बी का पूछा था 4,000 होता। अगर रेशियो में कुछ चेंज होता तो फिर हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने ही तरीके से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा कि ए किसी काम को बी की मतलब कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज का सवाल है ना, परसेंटेज में सॉल्व किया कर लिया करो, दिमाग मत खराब करो यार। एक आदमी बी, ए है और एक बी है। ए जो है बी से 50% अधिक समय ले रहा है, मतलब एक कामचोर आदमी है, तभी समय ज़्यादा ले रहा है। हम मान लेते हैं कि एक किसी दिन को 100 घंटे में काम करता था, 100 दिन में काम करता था, और ए उसी को 150 में कर रहा है। इनका यानी समय का जब एलसीएम लेते हो तो काम निकलता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका, 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। मतलब बी रोज़ 3 काम कर रहा है, तो भाई 100 दिन में निपटा दे रहा है, 300 काम है, और 150 के हिसाब से काम कर रहा है, रोज़ दो काम कर रहा है। ए बीड़ी पी रहा है बीच बीच में, ये फिर आपका 2 काम रोज़ कर रहा है, तो 150 दिन लग रहे हैं इसको। अब कह रहा है, हम कहें अगर हम मतलब किसको काम करवाएं, मतलब कहने का अर्थ ये है हम इसको काम करवाएं, मान लीजिए अगर दोनों मिलकर काम करते, ये कह रहा है कि वे एक साथ मिल करके काम को 27 दिन में, हमारे काम की बात है, वही क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिल करके 27 दिन में पूरा करते हैं। हम मिल के करेंगे तो 5 दिन काम रोज़ करेंगे। अब 300 काम 5 दिन के हिसाब रोज़ करेंगे मिल करके, तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, हम कह रहे हैं कि 60 दिन लगता है काम ख़त्म करने में। हम कह रहे हैं कि 60 दिन काम ख़त्म करने में, 3 मतलब कि 60 दिन मतलब कि दोनों पूरा 300 काम ख़त्म करने में कितना दिन लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। वो कह रहा है नहीं, हमें काम कितने दिन में करना है, 27 दिन में, 300 काम ख़त्म करना है 27 दिन के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है भाई, सीधा है, देखो ध्यान से आराम से। अब दिन कम दिन में ख़त्म करना है, तो दिन भर में काम डेली रोज़ करना, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, तो ये आपको होगा, ठीक है। बहरहाल इसको इस तरीके से मत करना, क्योंकि ये रियल काम नहीं है, हमें अकेले निकालना है ना एक एक का, तो इस तरीके से हम कभी ना करते। फिर जोड़ा का निकालना होता ना, तब हम कर लेते एक एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर 27 दिन के लिए दे रखा है, तो इसलिए हम ऐसा इसको नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। ये दोनों मिलकर के 27 काम कब कर रहे थे, 27 दिन कब लगा रहे थे, जब समय कितना लग रहा था, समय निकालना है इसलिए। तो 60 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे, कितना काम ख़त्म कर रहे थे, 60 दिन में, या कह दें हम 60 दिन में 100 काम, एक तरीके से 100 काम था, ठीक है। अब कितना है, 27 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आपका, एक मिनट, ये आपका 27 60 5 60 है ना आपका, ये 300 काम 300 एक्चुअल 100 300
दोनों मिल के काम कर रहे थे ना, तो 27 ज़्यादा। देखो मैं बता रहा हूँ, 60 काम था, 100 दिन लग रहे थे, 100 माने थे एक्चुअल। यहाँ पर 27 है, काम ज़्यादा है, मतलब अब दिन कम दिन में ख़त्म करना है, तो ठीक है, तो डेली काम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा कर दो और कम से भाग कर दो। तो अब इसको भाग करोगे तो कितना होगा आपका ये, मतलब ये कहने का अर्थ ये है आपका कि ये 60 उसको हम काटें अगर हम, नहीं ऐसा मत करो, इसको ऐसा मत करो, ठीक है, 1 मिनट। मतलब कितना काम हुआ, मतलब 5 काम कर रहा था, ये 5 काम कर रहा था, 5 अंक थी, 60 दिन लग गया, ठीक है, 60 दिन लग गया ना। अब 1 मिनट, कितना दिन लग गया, 60 दिन लग गया है ना। अब 60 दिन लग गया है, 60 दिन लग गया है। अब हम मतलब दोनों को हम कह रहे हैं 60 दिन लग रहा है, वो कह रहा है कितना, 27 दिन लग रहा है, ठीक है, 27 दिन लग रहा है। तो अब कह रहा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कहने का अर्थ आपका यही है, ठीक है। तो चलो इसको फिर देखते हैं यार, क्या करते हैं। इस तरीके से मत करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कितना कर रहा है, 60 दिन में लग रहा है ना। तो अगर हम ध्यान देखें तो हम कह रहे हैं कि 60 दिन लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, ठीक है, तो 60 दिन लग रहा है, यानी हम कह रहे हैं कि 60 दिन पूरा लग रहा है, वो कह रहा है कितना दिन लग रहा है, 27 दिन लग रहा है। तो एक बराबर कितना निकालोगे, हमें 1 दिन चाहिए ना, एक्चुअली एक ही होता है ना, एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा दोनों मिल करके, तो आपको हो जाएगा 27/60 दिन लग जाएगा, इतना 27/60 हो गया। अब इसको काट दो अगर, तो कितने से काटोगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 नंबर 27, 20 तिहाई 60, यानी एक काम को कितना, एक काम मतलब कितने दिन में होगा, 9/20 दिन में होगा। या इस तरीके से भी मत करो यार, हटाओ झंझट, कहानी खत्म करो, दिमाग ख़राब कर दे तुम खामखा अपना, हैं। इतना है, 60 काम करा, एक्चुअल कितना मान रखे हो, 100 मान लो, काम 100 काम है आपका, सीधी बात है। अब ज़्यादा है तो काम ज़्यादा, समय ज़्यादा लगी, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग करो, खामखा यहाँ दिमाग ख़राब करो। ये हो गया, 2 से काटो 3 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर 5 आएगा, 3 से काटोगे 9 आएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 45 दिन आपका लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, दिमाग ख़राब करना क्यों। पूरा इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो। देखो हमने माना एक्चुअल 100 है आपका, 100 है, मतलब एक्चुअली कितना दिन में काम खत्म कर रहा था, 100 दिन में खत्म कर रहा था, 100 मिनट, 100 दिन, 100 घंटे, चाहे जो मान लो, 100 दिन में काम खत्म कर रहा था बी अकेला। इससे 150 ज़्यादा, 50 ज़्यादा ले रहा था, 150 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 300 काम। अब यहाँ पर 300 काम हो गया, मिल के काम करेंगे अगर, ये अपने घर से मान रहे हैं टोटल, ये सारा चीज़ें जितना देख रहे हो ना तुम, ये हमने सारा अपने घर से मान रखा है, समझने के लिए, परसेंटेज के हिसाब से 300 हुआ। 300 अब दोनों मिल के करेंगे, 5 काम रोज़ करेंगे, 300 काम करना 60 दिन लगाएगा। हम कह रहे हैं कि 60 दिन लगेगा, कितना लगेगा, 60 दिन लगेगा। एक बार पूरा से समझ लो, कहानी ख़त्म हो जाए इसकी, ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब कह रहा कि यानी 300 काम है, दोनों मिल के करेंगे, 5 दिन लगेगा, मतलब कि 5 काम रोज़ करेंगे, 60 दिन लगेगा। हम कह रहे हैं कि दोनों मिल करके काम करते हैं 60 दिन, 60 दिन लग रहा है। हमारा 60 दिन उसके 27 दिन के बराबर है। यहाँ बोल रखा है कि एक साथ मिल करके काम को पूरा 27 दिनों में करते हैं, हुआ। लेकिन है क्या, हम कह रहे हैं 60 दिन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल हम माने कितना है, 100, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 किसका है, 100 वो बी का भी है, तो बी का हिस्सा पूछा है ना, तो इसलिए बी का 100 माने तो बी का ही निकलेगा। तो 100 ऐसे मानो, 100 किसका है, बी का होता है, ए का निकलना होता है, तो यहाँ 150 रखते, तो यहाँ कितना होगा आपका 27। अब काम ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, 0 0 काट दोगे, 2 से काटोगे 5 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 9 आएगा, 9 × 5 = 45 दिन आ जाएगा आपका ये, ठीक है, आया आंसर।
तो क्लियर आपका हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिखने में भैया बहुत टफ है दिखने में, बस बाकी है कुछ नहीं। देखो ये कह रहा है इस सिंबल का मतलब ए बी, इस सिंबल में इसमें जो जो किया है, इस सिंबल जहाँ होगा इसमें क्या किया कि ए वाली संख्या का स्क्वायर किया फिर बी को जोड़ा है। इस सिंबल का मतलब होता है कि बी का स्क्वायर किया है, ए को जोड़ा है। अब इसमें देखो ये लगाएंगे हम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए का स्क्वायर किया है, ए का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा, बी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 9 6 15 15 आएगा। इस सिंबल का मतलब क्या है, अब ये इस रूप में बन गया। इस रूप का मतलब ये है कि बी का स्क्वायर किया है, ए जोड़ा है, बी का स्क्वायर 4 करोगे, 15 जोड़ दोगे तो 15 4 19 आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये दिखने में डर है, बाकी ऐसे अप्लाई मतलब सीधे मान रखना होता है निकल करके। बस आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी की गति, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात कितना दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है भाई। देखो ए है बी है, इनके जो स्पीड है ना उसका रेशियो दिया है 2:3 है भैया, ठीक है। आराम समझो, देखो ध्यान से, कुछ मत करो यार। तो जानते हो कि स्पीड का अगर हम पलट देते हैं तो किसका निकल जाता है, ये टाइम का निकल जाता है, ठीक है। अब देखो कह रहा कि इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिया गया समय का 15 मिनट अधिक लगता है, 15 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है। अंतर देखें, एक हम कह रहे हैं कि एक घंटा, अगर इसको हम घंटा माने तो एक बराबर कितना लग रहा है 15 मिनट, कितना लग रहा है 15 मिनट लग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब 15 है, ठीक है, इतना बात समझो। अब कह रहा है कि देखो एक बराबर 15 है ना, अगर कह रहे हैं कि अगर हम एक की स्पीड से जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, एक की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमारा 15 मिनट देरी से हो रहा है। कह रहा है कि अगर स्पीड को जो है यानी एक स्पीड को बढ़ाई जाए, दुगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो समय कितना लगेगा, तो समय इसका क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो इसका आधा 15 साढ़े सात नहीं होगा, इसको चिंता कभी मत करना। इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ढेर लोग यही करेंगे, ऑप्शन में नहीं दिया, इसमें ऑप्शन मुझे रखना था, साढ़े सात रखे होते ना तो मामला बनता, फिर ढेर लोग 7.5 ही टिक करते। ऐसा कभी मत करना, ऐसा नहीं होगा। अब बात ध्यान से सुनना, जब बात बने तो चलें बताएं, अब ध्यान सीखें, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देना आप। अब यहाँ से देखते हैं हम, हुआ ना इतना, इधर अंतर 1 घंटे का है, इस सबको घंटे में मान लो। 1 घंटे का है मतलब 60 मिनट का है। कितने मिनट का है, 60 मिनट का है। कितने मिनट का है बाबू, 60 मिनट का है। तो जब 60 मिनट का है तो क्या करोगे, ठीक है। तो जब 60 मिनट का है, हम कह रहे हैं 60 मिनट का, वो कह रहा है कितना 15 मिनट का है। कितने मिनट का है, 15 मिनट का है। कितने मिनट का है, 15 मिनट का है। तो अब 15 मिनट का है ना, अब कह रहा है कि स्पीड को क्या कर ली जाए, मतलब कहने करते हैं कि जब 1 घंटा नहीं 60 में लग रहा था तो 15 लग रहा था, ठीक है। यानी 4 से भाग हो रहा था, 4 से भागो 15 आया, ठीक है। अब बात समझे ना ध्यान से, तो 15 मिनट लग रहा था। अब कह रहा है कि स्पीड को अगर क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, स्पीड को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो स्पीड को डबल कर देंगे तो देखो पहला नंबर तो इस तरीके से आराम से समझो, पंद्रह लग रहा था, अगर 1 बराबर 15 है, या फिर ऐसे कर लो, डायरेक्ट दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो। एक अंतर है, 1 बराबर 15 है मतलब 15 तियाँ 45 मिनट, इसको लग रहे थे 45 मिनट, और 15 दूनी 30 मिनट लग रहे थे, 15 मिनट ज़्यादा लग रहा था। मामला फिट है, दिख गया ना आपको। अब कह रहा है स्पीड अगर डबल कर दी जाए, कितना डबल करोगे, स्पीड डबल करोगे, स्पीड 2 है ना तो कितना करोगे 4, तो समय कितना लगेगा, आधा। तो यानी जो लग रहा है 45 का आधा कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 22.5 मिनट। आई बात समझे। देखो इन सवालों में सीधा होता है, डायरेक्ट रेशियो मिलाना सीख लो पहले। मैं तुम्हें एक बार दोबारा सवाल को समझा देता हूँ वापस से, ठीक है। ये सवाल बहुत ईजी होता है और सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इनमें कभी ऐसे पूछता है, ठीक है, तो पूछता है कभी क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। कभी दुगना करके समय पूछ लेगा, कभी बोलेगा कि 2 जने हैं ए और बी, इनकी स्पीड कितनी है, अनुपात दिया है 2:3 का। यहाँ से हम टाइम का अनुपात पता है, गिवन कर लेंगे आराम से 3:2 का। हम कह रहे हैं कि 1 घंटा 1 मिनट कुछ भी मान सकते हो यार। 1 बराबर कितना लग रहा है, 15 मिनट का गैप आ रहा है।
1 बराबर 15 तो 15 तियाँ 45 मिनट, यहाँ लगा ए को 2 की स्पीड से गया 45 मिनट में, बी 3 की स्पीड से गया 15 दूनी 30 मिनट लगा। कितना लगा? 15 दूनी 30 मिनट लगा। आई बात समझे? तो कहने का मतलब जब 2 की स्पीड से जा रहा था 45 मिनट लग रहे थे और 3 की स्पीड से बी जा रहा था 30 मिनट लग रहे थे। 15 एक इसकी स्पीड कम है ए वाले की, तो इसको 15 मिनट ज़्यादा लगी। मामला फिट है? फिट है। अब कह रहा है यदि चाल क्या करें, डबल कर लें। हो सकता है डिस्टेंस पूछ सकता है कितना जाएगा, तो 45 दूना 90 के हिसाब से हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो सकता है। अगर किलोमीटर में जाएगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। अब कह रहा कि अगर स्पीड इसकी 2 गुना कर दी जाए तो समय क्या होगा? इसका आधा होगा। अपोजिट होता है, जानते ही हो, रेशियो में हमेशा अपोजिट चलता है स्पीड एंड टाइम में। तो काट दोगे कितना आएगा आपका? तो 22.5 मिनट समय लगेगा अगर स्पीड डबल कर दी जाए तो। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों में की बल्लेबाजी का औसत कितना है? 40 रन है और उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। मतलब 2 पारी, एक पारी में सबसे कम रन बनाया है और एक पारी ऐसी है 30 पारियों में से जिसमें सबसे अधिक है। तो कह रहा कि जो उच्चतम स्कोर है वो न्यूनतम पारी से 100 ज़्यादा है। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो पहले सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले के कारण आ रहा है और इन 2 पारियों को शामिल भी नहीं कर रहा है, अलग कर दे रहा है। और शेष 28 पारियों का औसत भी दे रखा है। ठीक है, उन्हीं ये तो उच्चतम का पूछेगा, ये तो न्यूनतम का पूछेगा। मैं दोनों निकाल के बताता हूँ सवाल को। बोला कि 30 पारियों का औसत 40 है, तो 30 पारियों का औसत 40 है, टोटल कितना हो गया? 1200 रन। कितना हो गया? 1200 रन हो गया। अब 2 पारियों शामिल तो कर नहीं रहा है, एक हाईएस्ट वाली और एक लोवेस्ट वाली। हाईएस्ट वाली को मान लेते हैं कि इसका स्कोर कितना है? यक्स है हाईएस्ट वाली का, ठीक है, और लोवेस्ट वाली का वाई है। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर अगर बात करें तो अंतर है यानी कि लोग का 100 है। कितना है? 100 है। ठीक है, कितना है? 100 है। आराम समझना। अब 2 पारी नहीं लिया तो मतलब कितना लिया गया? 28 लिया। औसत कितना दिया? 38। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर, अगर ये आपका होता है यहाँ से लिख लेंगे, गुणा करा लो यार सीधा 2 से। 8 नहीं 64 आपका आएगा, 8 3 24, 24 6 30 होगा आपका। ये आपका 38 गुना कितना हो जाएगा? 3 दूनी 60, 8 दूनी 16, मतलब 76 हो जाएगा। जोड़ोगे यहाँ कितना आएगा? 4 6 10, ये आपका आ जाएगा 10 664। इतना आया, इतना रन बनाया। ठीक है, बात समझे ना? इनमें 2 पारियों का अंतर है। ये जो 2 पारियों का अंतर कितना आ रहा है? हम कह रहे हैं 100 आ रहा है। ये कितना कह रहा है कि ये आ रहा है? ये कितना कह रहा है कि ये आ रहा है? तो घटा दो, इसमें से क्या दिक्कत है? 10 में 4 गया 6 आएगा, 9 में 6 गया 3 आएगा, 11 में 10 गया 1 आएगा। हम कह रहे हैं कि कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। वो कह रहा है कितने का है? 100 का है। कितने का है? 100 का है। बात समझ रहे हो ना? 100 का है। ठीक है, कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। तो कुछ नहीं करना आपको, अट्ठाईस पारियों है। क्या करा है? तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से। अब स्कोर निकालना है ना, न्यूनतम स्कोर निकालना। आराम समझो ध्यान से। अगर यानी हाईएस्ट कितना है? 136, लोवेस्ट कितना है? 100। अंतर निकालना है ना, अंतर देखो पहले इनको एक बार जोड़ोगे। पहले अंतर निकालना है तो इनको घटाओ और आधा करो, तो घटाओगे कितना? अंतर कितना है? 100 है। देखो ध्यान से, मैं आराम से समझाता हूँ तुम्हें, बिल्कुल ध्यान से सीखना। ठीक है, ये जो आया है ना तुम्हारा, ये जोड़ है और ये अंतर है। जब आपको पता है ना कि अंतर और जोड़ दिया होता है और संख्याएं निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? एक बार जोड़ते हैं। एक बार जोड़ोगे ये कटेगा, यहाँ आएगा 2x। इनको जोड़ोगे ना, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा आपका? 236 होगा। 2 से काटोगे ना, तो 2 से जैसे काटोगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 11 दूनी 22 और 8 दूनी 16। समझे बात को? 11 दूनी 22, 8 दूनी 16। ये हो गया यक्स किसका था? ये आपका हाईएस्ट का था। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 118 है। अब 18 हुआ। हाईएस्ट अगर निकल गया 18, तो लोवेस्ट अंतर इतना है, तो 100 घटा दोगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 मान आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इनको घटाओगे तो ये कटेगा, ये जुड़ जाएगा, तो घटाओगे 36 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2y बराबर, यहाँ पर आएगा आपका 36, माइनस में रहेगा, माइनस यूँ रहेगा, माइनस से माइनस काट दोगे, 2 से काटोगे 18 आएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना आएगा? 18। ऐसे भी करोगे तब भी आंसर हो जाएगा। लोवेस्ट 18 है, हाईएस्ट 118 है।
तो अंतर 100 का है। बात समझ गए, सारी सवाल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक शांत जल में, शांत जल है तो सीधा लिखना है आपको यहाँ पर शांत, क्या लिखना है यहाँ पर शांत लिखते हैं, उसके बाद धारा लिखते हैं, उसके बाद साथ लिखते हैं, उसके बाद आपका विपरीत लिखते हैं। पता है आप लोग को। अब देखो ध्यान से, ऐसा सवाल जब भी आता है तुम्हें पता है कि अब ट्राई ऑप्शन से करते हैं, बेस्ट मेथड ट्राई ऑप्शन। शांत जल में चाल कह रहा कि शांत जल में 22.5 किलोमीटर की प्रति घंटा 1 घंटे में जा रहा है, साइज स्पीड वही होगी, तो यानी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड मिल गई है। अब कह रहा कि यह पाता है कि धारा के विपरीत, इस टाइप का सवाल मैंने क्लास में डिस्कस किया था लेकिन फिर डिस्कस कर रहा हूँ। उसका धारा उस मतलब कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दुगना है। जाहिर सी बात है विपरीत समय ज़्यादा लगता है और साथ कम लगता है। कम अगर लगेगा 1 घंटा तो विपरीत लगेगा 2 घंटा। इन दोनों का रेशियो कितना है 1:2। लेकिन चालों का फिर क्या होगा 2:1 का होगा। अब देखो ध्यान से, अब पूछ रहा धारा की चाल ज्ञात करनी है, धारा की गति। ठीक है, हम धारा की गति मानते हैं कि मान लेते हैं 7.5 है। कितना मान लेते हैं 7.5 है। हम ट्राई ऑप्शन से कर रहे हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये आपको 29 से 30 होगा। कितना है हम धारा के साथ कितना हो गया 30 किलोमीटर, घटाओगे घट जाएगा 0, यहाँ घटाओगे कितना 15, कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मामला फिट है ना। ये रेशियो देख लो, बस यही रेशियो देखो ना। ठीक है, ये क्या है 2:1 के अनुपात, मतलब इसका डबल होना चाहिए। 15 का डबल है तो मामला हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा पहला हिस्सा हमारा आंसर क्लियर हो गया। आई बात समझे, बिल्कुल आसान है आपका। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्रमशः 18 क्या करा 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दर की 2 प्रकार की चाय है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे और 20% का लाभ हो। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इतने से मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाना चाहिए, इतना देता। ये लाभ ना देता ना अगर, तो हम डायरेक्ट सवाल ऐसे लिखते 180 लिखते, 280 लिखते, 320 लगते, एलिगेशन लगा करके सॉल्व करते थे, काट देते, आपका एलिगेशन तुरंत लग जाता। लेकिन जब कह रहा है कि लाभ या हानि हो तो पहले इस पर हम हानि और लाभ निकाल करके तब एलिगेशन लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो लगाते हैं एलिगेशन इस पर। ठीक है, अब 320 है, इसका 20% मतलब जानते हो ये आपका बेचा जा रहा है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। जानते हो क्रय तो है नहीं, बेचे जाने पर मतलब सेलिंग प्राइस है तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, तो 120 होगा। काटोगे यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, 2 काटोगे 5 आएगा, 2 काटोगे 6 आएगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 काटोगे 3 आएगा, फिर 2 काटोगे 16 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपका 16 आएगा, 16 5 80, 800 आएगा बटा 3 आएगा। आई बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो एलिगेशन यहाँ लगाएंगे 800 बटे 300, इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, सीधा नहीं करना यार। ये लिखोगे सीधा 280 माइनस 800 बटे 3 ये निकलेगा, और यहाँ 180 माइनस 800 बटे 3 ये निकलेगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं। बस हो जाएगा काम। तो ये आपका हो जाएगा सीधा, इसको घटाते हैं तो 8, ये 800 में घटेगा जानते ही हो, तो आपका होगा 0 होगा, 8 त्रिक 24, 2 तिहाई 6, 6 2 8 बटा 3 तो पूरे में आएगा, 800 घटाओगे 40 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका 40 बटा 3। पहले वाले के रेशियो उसको घटाते हैं, 18 त्रिक 54 और 1 0 ये लग जाएगा, और 800 में घटा दोगे, 800 में घटाओगे, माइनस वैल्यू मत लेना है क्यों खामखा करना है। 100 में 60 यहाँ जाएगा 60 आएगा, 7 में से यहाँ गया 2, कितना आएगा ये आपका आएगा 260 बटा 3। 3 से 3 पहले काट दो, 0 0 काट दो, 2 से काटोगे 2 2 ना 4, यहाँ आएगा 13, तो कितना आएगा 2:13 हमारा हो जाएगा। इस अनुपात में मिलाया जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे समझ, प्रॉफिट या लॉस दे तो फिर आपको इस पर करके तब लगाना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात है और ध्यान रखना, बस कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है और डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए उसने 10% और एक्स्ट्रा शुल्क लगाया है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे कि
25% का लाभ अर्जित हो तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर खरीदा था या किस कीमत पर अंकित किया था। कुछ मत करो, हम मान लेते हैं कि व्यापारी ने 100 रुपया अंकित किया था, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80 का बेच दिया और पैकेजिंग और डिलीवरी वगैरह के लिए चार्ज लगा दिया इसने, जो उसका टेप ऑफ खर्चा हुआ था 10% का शुल्क लगा दिया एक्स्ट्रा। अब 10% छूट, यहाँ पर छूट नहीं देगा, एक्स्ट्रा शुल्क लगा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट समझ लो उसको। 10% 8 होगा, 8 जोड़ो कितना आएगा, 88 आएगा। यानी फाइनली वस्तु बेचा कितने में, 88 रुपये में बेच दिया। किसको बेचा, फुटकर विक्रेता को, खुदरा विक्रेता को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फुटकर विक्रेता ने इसको खरीदा, फुटकर विक्रेता के लिए क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। फुटकर विक्रेता ने इसको 88 रुपये में ख़रीदा, 88 रुपये में ख़रीदा और 25% प्रॉफिट के साथ, 25% प्रॉफिट के साथ बेचा। अब कितने में बेचा, और जितने में बेचा उससे जो है ना विक्रेता इसे 4,080 रुपये अधिक में बेचा, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा भी बेचा, जिससे 25% का लाभ हुआ। यानी जो लाभ हो रहा है ना, लाभ के साथ जोड़ करके कर रहा है, यानी जितने का लाभ हो रहा है वो उतना अधिक है ये। यानी जितने में बेचा था, मतलब जितने में खरीद के लाया था और जितने में बेचा, उन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है, ये है आपका 40-92। इसका कितना निकालोगे, तो ये जो यानी कहने वाला ये जो निकल के आ रहा ना अधिक, ये पूरा प्रॉफिट होता है। जितने में खरीद के लाया है उससे जितना पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। इसका 25%, 25 से 4 से भाग करोगे 22 आएगा। तो यानी प्रॉफिट रियल में कितना है, प्रॉफिट हमारा है 22 रुपये का। हम कह रहे हैं प्रॉफिट 22 का है, वो कह रहा है कितने का है, 422 का। इसको क्या करते हैं हम किसके बराबर निकालेंगे, 100 के बराबर निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल हमने घर से मान रखे हैं ना भाई साहब, ये सब चीज़ें हमने घर से मान के चल रही है ना। एक्चुअल चीज़ें हमारे पास यही है हमारे पास यही है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, 100 बराबर निकालेंगे। तो जानते ही हो, यहाँ से भाग करोगे 2 से, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 2 से भाग करोगे, यहाँ पर आएगा 20 दूना 40 और यहाँ पर आएगा आपका 6 दूनी 12, 46 आएगा। अब 11 इसकी 11 से भाग करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सीधा 2096 गुणा 100 बटे कितना लिखोगे, 11 भाग करोगे, 11 कितने 11 आएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 94 का 11 88, 11 छक्का 66, तो डबल 0 लग जाएगा। तो कितना लग जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18,600 रुपये की वस्तु हमारी खरीद के लाया था ये, क्योंकि हमें 100 निकालना था ना, एक्चुअल प्राइस निकालना था, तो हमने 100 मान रखा था। आगे बात बढ़ते हैं, 100 मान के किया करो, बहुत अच्छे समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। कह रहा कि जब हम लंबी विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, जिसको यार बोलते हो आप लोग HCF पढ़ के आए हो, की गणना करते हैं, अंतिम भाजक डिवाइजर जिसको बोलते हैं, कितना है, 2 होता है। और क्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। भागफल पहले से अंतिम तक का है, पहला भागफल 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 3 भाग किया गया है। उन 2 संख्याओं को ज्ञात करो। देखो ध्यान से, बहुत आराम समझाता हूँ, बहुत प्रेम से समझना। हम लोग जानते हैं ना भाग विधि द्वारा जो हम HCF निकालते हैं, पहले यहाँ भाग का निशान लगाते हैं, यहाँ कुछ डिवाइजर होगा, कुछ संख्या होगी, फिर कितनी बार भाग गया, पहला भागफल क्या है, 2 है, यहाँ 2 बार गया होगा, कितनी संख्या कुछ नहीं हमें नहीं पता। फिर यहाँ आया होगा, जितनी बार भी गया होगा, यहाँ संख्या आई घटाए, उसके बाद फिर यहाँ संख्या आई होगी। अब जो यहाँ संख्या आती है इससे छोटी होती है, तो ये अगली बार भाग करती है, जो यहाँ संख्या होती है तो यहाँ आएगी, ठीक है। फिर भाग कई बार गया होगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर कुछ बार आएगा, यहाँ घटाओगे यहाँ पर, तो यहाँ आपका यहाँ निकल के आया होगा। अब इससे ये छोटा होगा, तो अब ये भाग करेगा इस वाले को, तो यहाँ लिखोगे। अब 2 बार जाएगा और अंतिम भाजक बोल रखा है 2 है, यहाँ कितना आएगा, अंतिम भाजक होगा ना ये। अब अंतिम भाजक ये आपका अंदर आया, अब 2 है, तो 2 दूना यहाँ पर कितना आएगा, 4, तो यहाँ क्या होगा, अंतिम भाजक। जब 0 आता है ना, जो अंतिम भाजक होता है ना भैया, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अंतिम भाजक जब शेषफल 0 हो जाए, अंतिम भाजक वही क्या कहलाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 4 में 4 घटा होगा, तब यहाँ 0 आया होगा, हो गया, कहानी खत्म। और ये जानते हो ना, आगे वाला भाजक यहाँ फिर आपका भाज्य होता है, यानी ये यहाँ पर 4 रहा होगा,
यहाँ 4 रहा होगा तो 4 चौक 16 यहाँ पर आया होगा ना, 16 होगा। यहाँ 2 कैसे आया होगा, इसका मतलब यहाँ पर 18 रहा होगा। ये 18 है तो इसका मतलब यहाँ पर 18 रहा होगा, यहाँ 18 रहा होगा, 18 दूनी 36 रहा होगा। यहाँ पर 4 आने का मतलब यहाँ पर 40 रहा होगा। तो 36 में 40 घटा 4 है तो मतलब क्लियर हो गया। यानी पहली जो संख्या होती है, एक संख्या छोटी वाली एक छोटी आपकी क्या होती है, जो छोटी होती है उससे भाग करते हैं, जो बड़ी होती है अंदर रखते हैं, तो 40 हो गया। तो दोनों संख्या मिल गई हमारे पास 40, 18 और 40। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ आ गई, बहुत आसान तरीके से। इस तरीके से पीछे जैसे सीधा करते आते हैं ना ऐसे से, वैसे हमने क्या किया, रिवर्स ले लिया, काम खत्म। भैया 13 क्वेश्चन पहुंच गया, 13वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा कि दो व्यक्तियों यहाँ गलत है थोड़ा सा, 2 व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन की लाभधियाँ जो हैं लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन, जब परसेंटेज में कुछ ना दिया हो ना भाई, शुरुआती बात 100 मान लेना, खटाक से 100 मान लेना। अब कह रहा कि 65% भत्ता जो मिलता है एक्स्ट्रा, पेमेंट से एक्स्ट्रा मिलता है, पेमेंट 100 रुपया है, 65% भत्ता मिल रहा है, 65% भत्ता मिल रहा है, मतलब 165 रुपया मिला उसको। दूसरा वाला व्यक्ति था ए, आपका ए था, दूसरा बी था, इसको भी मान लेंगे 100, इसको भत्ता के रूप में कितना मिल रहा है, 80 रुपया मिल रहा है, 80 रुपये मिल रहा है, मतलब 100 था 180 भाग गया। पहले वाले ने पाया 165, दूसरे वाले ने पाया 180। अब कह रहा कि पहले वाले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे वाले व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात निकालो। क्या निकालो, अनुपात निकालो भाई। तो कुछ नहीं करना, पहले वाले का दूसरे वाले से निकालना है। तो सीधा लिखेंगे 165 अनुपात है 180, 5 से कटेगा, 5 से काटोगे 5 3 15, सॉरी 5 3 15 आपका होगा, एक बचेगा 5 3 15, 5 से काटोगे 16 5 80 होगा, सॉरी भाई, 5 3 15 5 6 30 ये होगा ना, 5 3 15 5 6 30, 3 से कटेगा, ये आपका होगा 11 3 33 और ये आपका होगा 12 3 36। अब अनुपात 11 अनुपात 12 है नहीं, तो इससे पूछा, इसको आगे रख लेंगे, अनुपात हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपलीफिकेशन सवाल है यार। ये तो देखो हम जो पार्ट नंबर आपका सेकंड था ना, जो लेक्चर नंबर हमने 11 कर रखा था, ये उसी का पार्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है। जो 4-5 क्वेश्चन बचे थे उसमें आवाज़ फंस कर रही थी, मैं दोबारा झटके से करवा देता हूँ। इजी सवाल है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट हो जाता है, ठीक है। और 3-4 मिनट लगेगा बस, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ये बोला पहले बोर्ड मास है आपका, जानते ही हो, तो बोर्ड मास से पहले भाग करते हैं। बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं। तो पहले भाग करोगे, ठीक है, तो पहले भाग करोगे ना, ये भाग करे तो यहाँ कटो कितना आएगा, यहाँ पर 1 मिनट, 4 3 12 3 करोगे, ये 16 + 3 गुणा कराओगे, 3 3 9, ये जोड़ोगे कितना होगा, 19 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 10 हो जाएगा। तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है इसका, तुम कर रखे थे, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा आंसर, ठीक है, कर लेना इसको। ये आपका हो जाएगा 3 3 9 आएगा, 16 3 यहाँ पर 19 होगा और 4 3 12 होगा, किसी घटाओगे 7 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करा कि यदि समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 45 है। 44 और 45 का अंतर 1 है, मतलब 2 सालों का 44 है, 1 साल का 22 है, अगले साल का 22 है, अंतर इनका 1 है, मतलब 100% रेट है, गुणा 22 है, गुणा 22 है, तो 22 की स्क्वायर कितना होता है, 484। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 484। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24 58 48 और 12 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है और विभाज्य हो, सबसे छोटी संख्या जानते हो, इसे भाग करके चेक कर लेते हैं। ये होगा नहीं 12 से, क्योंकि 2 से भाग होना चाहिए, ये होगा नहीं, ये हो नहीं, 2 आंसर कट गए, ये हो सकता है, तो 12 से भाग करके चेक कर लेते हैं, दोनों 2 ऑप्शन बच रहे, चेक कर लेते हैं। 12 के स्क्वायर करोगे 12 के स्क्वायर करोगे 112, 144 ज़्यादा हो जाएगा ना, 12 11 132 होगा, 132 ना, 132 7 होगा, 12 6 72, यही कटेगा बस। इसको करेंगे तो 12 11 12 दाम मान लो 120 हो गया, 120 तो हो गया ना, 12 दाम 120 हो गया, कट गया, 120 11 बचा, 11 112, 12 के भाड़े में 111 आता ही नहीं, तो ये भाग नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। अब कह रहा है कि यक्स का 2%, यक्स का 2% का मतलब 2/100 कितना है, ये है 2 से काटोगे कितना आएगा, 14 28 4 आएगा, सीधा होगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 00, तो क्या हो जाएगा 14 से 44। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल बोल रहा है संजय की औसत आयु
सॉरी औसत गति ज्ञात करनी है। पहला कितना दिया, पहली दूरी दिया 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर 4 घंटे में, और अगले 250 किलोमीटर 4 घंटे में दिया है। यहाँ किलोमीटर होगा दोस्त, ठीक है। थोड़ी बॉडी एरर रहती है यार, इतना समझा करो, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बाकी समझदार हो तुम लोग, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हुई, 250, ये 300 कितना हो गया, ये आपको हो गया 400। अब 400 दूरी हो गई, घंटे कितने लगे, 4 4 8, 8 5 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एकदम इजी सवाल था। तो आपका बहुत बढ़िया, बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। और जिन्होंने सवाल भेज रखे थे सबका डाउट क्लियर हो गया, इसमें सारी सवालें हो गई, सवाल एक भी नहीं छूटा हुआ है। आप लोग को लेक्चर देखना दोबारा से, इसको PDF हम दे देंगे, प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये PYQ की सवाल क्लास अभी आपको मिल जा रही है, ठीक है। और हम सुबह एक काम करते हैं कि PYQ का सेशन जो है हम, ठीक है, PYQ वाला जो सेशन हम कह रहे थे ना, ये कि मॉर्निंग में लेने का, जो आपका PYQs है ना, जो कि प्रीवियस ईयर हैं, खास करके जो यूपी पुलिस और SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब इसमें SSC के एग्ज़ाम्स का मतलब है कि इसमें आपका GD भी होगा, CGL होगा, CHSL होगा, CPU ले लेंगे, मतलब SSC के जितने एग्जाम होते हैं, देखो क्वेश्चन सारे वही होते हैं भाई, कॉन्सेप्ट सारे करने होते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार कर लोगे, चाहे जिसका करोगे सब आंसर आएगा, छोटा छोटा इधर होगा बस। जब आपको सीधा देखो इसमें लिख रखे हैं यूपी पुलिस जो स्टेट हैं, इनके भी कवर कर लो, और जो SSC एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके भी कर लो, और रेलवे के कर लो। ये भाई तीनों मिला करके कर लो, सारे प्रैक्टिस करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। रेलवे मतलब उसमें ग्रुप डी, आप कहोगे ग्रुप डी, ALP सब आ जाएंगे उसमें, NTPC, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल सब आ जाएंगे उसमें, परेशान नहीं होना, सारा करना। हमें सिर्फ और सिर्फ PYQs करने हैं बस, वो स्टेट एग्ज़ाम के हों, SSC एग्ज़ाम से हों, रेलवे हों, कॉन्सेप्ट वही आएगा, सिलेबस वही रहता है, सबका वही रहता है। ईमानदारी के साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो यार बस। और ये जो मतलब चूतियाफा कर रहे हो ना, आराम से अंदर प्रैक्टिस करो और लेक्चर लो, ठीक है। और ये जो सेक्शनल टाइमर सोच रहे हैं ना कि सेक्शनल, जो आपका सेक्शनल टाइमर आ गया है ना SSC में, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस का गेम है। किसका गेम है, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस ढंग से करोगे ना, आराम से कर जाओगे। और तुम्हारे लिए अगर टफ है ना तो सबके लिए टफ है, इतना ध्यान रखो बस। बहुत बढ़िया से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हाँ, ये तो हो गया इसके लिए, PYQs के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ बता दें, जो हम सिलेबस के हिसाब से कर रहे थे ना, मेंसुरेशन वाली बात कर रहे थे, उसका लेक्चर आपको मॉर्निंग में पड़ेगा। कब मिलेगा आपको, मॉर्निंग में। ये मान चलो कि लेट से लेट आपको 9 से 10 बजे AM तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लास छोटी रखा करेंगे, आराम सीखेंगे बढ़िया सा। चलो मिलेंगे फिर क्लास में, तब तक लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, खूब बढ़िया से तैयारी करो आपकी, ठीक है। जय हिंद।